चैप्टर 88 लत लग गई। वही डाइनिंग हॉल में नीति भी अभ्रम का इंतजार करते हुए बोली, ये बागड़ बिल्ला भी न आज इतनी देर क्यों लगा रहा है आने में। अब तक तो आ जाते थे पर आज अभी तक क्यों नहीं आए। हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, भूख से हमारी जान जा रही है और बागड़ बिल्ले को जाने किसकी पड़ी। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया, फिर खुद को डांटते हुए आगे बोले, क्या जरूरत थी तुम्हें नीति उनके लिए खाना बनाने की और उनका इंतजार करने की। अब देखो कैसे भाव खा रहे हैं। तुम यहाँ इंतजार कर रही हो और वो पता नहीं कहाँ गुलछरे उड़ा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम इंतजार उनका करते करते भूख से मर जाओ और बागड़ बिल्ला बाहर अपने पेट को भर के आ जा। फिर ऊपर देखकर भगवान से शिकायतें करते हुए नीति ने आगे कहा, है भगवान जी, ये कैसा पति दिया है आपने हमें। हमने तो पूरे 16 सोमवार के व्रत रखे थे। अम्मा तो कहती थी 16 सोमवार का व्रत रखने से पति अच्छा मिलता है, आप कैसा मिलाते हैं। पर हमें तो आपने बागड़ बिल्ला दे दिया, एक जानवर को हमारा पति बना दिया जिससे हम ही नहीं सभी डरते हैं। जैसे जैसे अभ्रम को आने में देर हो रही थी वैसे वैसे नीति का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसने मुंह बना लिया और टेबल पर दोनों हाथ रख दिए, फिर उसके ऊपर अपना चेहरा रखकर एंट्रेंस की दिशा में देखने लगी। उसकी आंखें में न केवल अभ्रम का इंतजार था बल्कि उसकी आंखों में अभ्रम को देखने के लिए तरस भी गई थी। कब वो अभ्रम का इंतजार करते करते सो गई उसे भी नहीं पता चला। रात के करीब 11:30 बज रहे थे जब अभ्रम ऑफिस से घर आया। वो अपने कान में एक ब्लूटूथ पर बात करते हुए आ रहा था किसी से। अभ्रम बात करते हुए ही हॉल में आया और जैसे वो अपने रूम की तरफ जाने लगा कि तभी उसके कदम नीति की हल्की सी झलक देखकर रुक गई। उसके गर्दन घुमाकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो डाइनिंग टेबल पर नीति सोता हुआ पाया। उसे डाइनिंग टेबल पर सोते हुए देखकर अभ्रम ने सर हिलाकर खुद से कहा, टाटा तुम्हें सोने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? इतने बड़े बेडरूम छोड़कर तुम डाइनिंग टेबल पर सो रही हो। वो खुद से बातें करते हुए नीति के पास गया। करीब से नीति का मासूम चेहरा और खूबसूरती लग रहा था। कुछ पल के लिए अभ्रम उसके मासूम चेहरे को देखने में ही खो गया। नीति के बालों को उल्टा कर उसके गालों पर अठखेलियां कर रही थी। ये देखकर अभ्रम ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर नीति के गालों पर छूल रही उसकी बालों की लट को उसके कान के पीछे लगा दिया। फिर अभ्रम ने उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। नींद से भी बेसुध उसका बेजान चेहरा अभ्रम के सीने पर लटका हुआ था। अभ्रम तिरछा मुस्कुराया और नीति को लेकर अपने रूम में चला गया। उसने जैसे ही बेड पर लिटाया तभी उसकी नींद टूट गई और नीति चौंकते हुए उठी। अभ्रम उसके ऊपर झुका हुआ था और उसका चेहरा नीति के चेहरे के बहुत पास था। उसे अपने इतने पास देखकर कुछ सेकंड के लिए नीति डर गई। उसके चेहरे पर वो डर देखकर अभ्रम ने तुरंत कहा, मैं हूँ टाटा, तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर सो रही थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ये बोलकर वो उससे दूर हुआ और सीधा खड़ा होकर उसे देखते हुए बोला, अच्छा ये बताओ तुम बाहर क्यों सो रही थी? अभी तक नीति समझने की कोशिश कर रही थी पर जैसे ही उसने ये सुना तो उसे तेज गुस्सा आया और अभ्रम पर भड़कते हुए बोली, कहाँ थे आप अब तक? इतनी देर क्यों लगा दिया आने में? आपको पता भी है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बोलते हुए उसकी नज़र घड़ी पर गई तो टाइम देखकर नीति का और गुस्सा आ गया। वो दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर अपनी गोल गोल आंखों से अभ्रम को घूरते हुए बोली, रोज तो आप 8 बजे आ जाते थे और आज जब हम आपका इंतजार कर रहे तो 12 क्यों बजा दिया आपने? अभ्रम को नीति का ये रूप देखकर शॉक्ड लग रहा था। वो चौंक कर उसे देख रहा था। आज पहली बार उसने नीति को इतना गुस्सा करते देखा। वो जिस तरह हक से उससे बात कर रही थी, न जाने नीति का उसे इस तरह बात करना उसके दिल को अच्छा लग रहा था। इसलिए नीति के इतना बोलने के बाद भी वो खामोश से उसे सुनता रहा। उसकी आंखें नीति के खूबसूरती चेहरे पर घूम रही थी और वो कभी उसके बोलते होठों को देखता था तो कभी उसकी घूरती आंखों को देखता था। गुस्से में लाल पड़ चुका नीति का चेहरा उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। वह नीति की अभ्रम के सभी एक्सप्रेशन को इग्नोर कर उससे बात करने में ही लड़ जा रही थी। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप? हमें जानना है आप अभी तक कहाँ थे? आपको पता है हमने कितनी मेहनत। इसके आगे के शब्द नीति के मुंह में ही रह गया क्योंकि अभ्रम ने उसके बड़बड़ाते होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कर दिया। नीति अपनी आंखें बड़ी कर हैरान से उसकी आंखों में देखने लगी। वही अभ्रम ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत बोलने लगी हो टटल, क्या मैं तुम्हारे होठों को
फेविकोल से चिपका दूं। ये सुनते ही नीति की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से 2 कदम पीछे हटकर बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब्राम ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना मुझे, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पर नीति मन में बोली, बात तो सही कह रहा है बागड़ बिल्ले, वो कुछ भी कर सकता है। तभी नीति पीछे हटते हुए बेड से टकरा कर गिरने को हुई तो अब्राम उनने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके हाथ के सहारे लटक कर हवा में झूल रही थी। नीति के चेहरे पर डर दिखने लगा था। वही अब्राम के उसके डर का फायदा उठाकर, तो बताओ टटर, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी और मेरे देर आने से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। नीति जैसे कुछ बोलने को हुई कि तभी अब्राम ने उसे रोकते हुए कहा, झूठ नहीं, मुझे सिर्फ सच सुनना है। झूठ बोला तो सजा मिलेगी। नीति ने सिर हिलाया और अपनी बात कहना शुरू किया। वो आपने हमें सरप्राइज दिया था, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए हमने आपके लिए खाना बनाया, पर आप नहीं आए, इसलिए हमें गुस्सा आया, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी थी और हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे। हमारे पेट में चूहे कूद के तड़प तड़प के मर चुके हैं और उनकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप अब्राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात सुनकर कैसा रिएक्ट करे, पर वो खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कुराहट की एक छोटी सी लकीर खींच गई। उसे मुस्कुराता देख नीति को और गुस्सा आने लगा और एक बार फिर वो अपनी आंखें को बड़ा करके उसे घूरते हुए बोली, आप हंस क्यों रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, प्लीज मत हंसिए, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे जैसे वो बोल रहे थे अब्राम की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। गुस्से में आकर नीति ने उससे मुंह फेर लिया और उसे देखकर अब्राम ने ऊपर नीचे देखने लगा। वो पल भर में अब्राम के बाहों में समा गई। नीति के छोटे छोटे हाथ अब्राम के चौड़े कंधे पर आकर स्टेबल हो गई। वही अब्राम ने उसे कमर से पकड़ लिया। नीति उससे दूर होने लगी तो अब्राम ने उसे अपने और करीब कर लिया और धीरे से उसके कान के पास कहा, मैं 10 मिनट में चेंज करके आता हूँ, खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनते ही नीति मंद मुस्कुराने लगी। उसे तो लग रहा था इतनी देर के आने पर अब्राम खाना खाने से मना ही कर देगा। वही अब्राम ने अपनी बात पूरी कर उसके कानों को अपने होठों से छू लिया तो एक का एक उसकी छुअन को महसूस कर नीति के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल मैराथन दौड़ने लगा। अगर हमने जैसे ही उस पर अपनी पकड़ ढीली की, नीति रेत की तरह फिसल कर उसकी बाहों से आजाद हो गई। वो अब्राम को देखते हुए पीछे हट रही थी। वहीं अब्राम उस पर अपनी भरपूर निगाहें डाले उसे नीचे से ऊपर देख रहा था। बादामी रंग नीति पर बहुत जच रहा था। उस रंग के बाल का खूबसूरती लग रहा था। नीति के अंदर वो कोशिश थी, वो जादू था जो अब्राम को भी उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता था। न केवल उसे देखने के लिए मजबूर कर देता था, बल्कि वो न चाहते हुए भी नीति के करीब आ जाता था। जैसे ही नीति उसकी नज़रों के सामने से दूर हुई, वो क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। जब 10 मिनट बाद वो चेंज करके रूम में आया तो देखा नीति टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने अपने गले से टॉवल निकालकर काउच पर फेंक दिया और नीति को देखकर दे हुए उसके पास चला गया। उसे देखकर अब्राम को शरारत सूझी और उसने नीति को परेशान करते हुए अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। जब नीति ने अब्राम को लैपटॉप पर काम करते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बेमन और अब्राम की प्लेट लगाई और उठकर जाने लगी। तभी अब्राम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना नीति की तरफ देखे उसने लैपटॉप में नजर बनाए हुए कहा, कहाँ जा रहे हो, मुझे खाना खिलाओ टटर। उसकी बात सुनते ही नीति चौंक गई। वो उसे गुस्से में देखते हुए मन में बोली, आज क्या ये पागल हो गए हैं जो बार बार ऐसे काम कर रहे हैं। हमें पहले से ही इतना गुस्सा आ रहा है, फिर ये बार बार हमें और गुस्सा क्यों दिला रहे हैं। नीति की सोच पर अब्राम का अंदाजा था। वो जानता था कि नीति उसे मन ही मन सुना रही है, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो आज नीति को परेशान करने में मजा आ रहा था। नीति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठकर उसे खाना खिलाने लगी। अब्राम ने लैपटॉप से नजर हटाकर उसे तिरछी नजरों से देखा तो वो अभी भी गुस्से में थी। उसे गुस्से में देखकर अब्राम खुद से बोला, तुम्हें रुलाना जानता हूँ तो हंसाना भी जानता हूँ। मुझे तुम्हारे हर एक एहसास को मैं खुद से इस कदर जोड़ दूंगा कि तुम चाहकर भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं।
जिस तरह तुम मेरी आदत बन चुकी हो उसी तरह तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। अगर एक बार किसी को किसी की लत लग जाए तो छुड़ाए नहीं छूटती, जैसे मुझे तुम्हारी लत लग गई हो। अब्राम खाते हुए नीति को देखते हुए खुद से बात कर रहा था। वहीं नीति का गुस्सा अब उसकी कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने नाराजगी भरी नजर अब्राम पर डाली और मन ही मन खुद से बोली, अच्छा तो अगर हम इस खाने में मिर्च तेज कर देते। बागड़ बिल्ला को शर्म भी नहीं आ रही, कैसे कैसे अकेले खा रहे हैं, जबकि हमने कह दिया कि भूख हमें भी लगी है। पर इन्हें हमारी चिंता भी नहीं है, इन्हें तो बस अपनी चिंता है। भगवान ने भी हमारे साथ ये कैसा अन्याय किया है, एक जालिम इंसान को हमारा पति बना दिया है। नीति अभी अपने मन में उसे कोस ही रही थी कि इतने में ही अब्राम ने उसे रोकते हुए, स्टॉप टटर, मेरा हो गया, अब तुम खा लो। उसकी बात सुनकर नीति ने कुछ ही कहा और चुपचाप प्लेट लेकर जाने लगी। ये देखकर अब्राम ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया तो वो उसकी गोद में आ गिरी। वो उठने लगी पर तभी अब्राम ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, टटर तुम्हें क्या मेरी बात सुनाई नहीं देती? नीति उसे घूरते हुए नाराजगी से बोली, आपकी बात हमें सुनाई देती है पर अब हमारी भूख मिट चुकी है, छोड़िए हमें, अब हमें नहीं खाना। अब्राम समझ रहा था कि वो ये सब गुस्से में कह रही है, इसलिए नीति की बात को इग्नोर कर उसे अपनी गोद में उठाकर एक छोटी बच्ची की तरह बिठा लिया और खुद ही अपने हाथ से उसे खिलाने लगा। ये देखकर नीति ने मुंह फेर लिया। क्या अब्राम नीति को मना पाएगा? क्या नीति उसके हाथ से खाना खाएगी? दोनों का ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चैप्टर 89 क्या मुसीबत है? ये देखकर नीति ने मुंह फेर लिया। उसे मुंह फेरते देखकर अब्राम ने अपनी एक आईब्रो उठा उसे देखा पर नीति पर उसके इस तरह देखने का कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी उससे मुंह फेर बैठी हुई थी। तभी अब्राम ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके चेहरे को अपने सामने किया और उसके मुंह में जबरदस्ती खाना डालते हुए कहा, तुमने क्या सोचा टटर, तुम मुझसे जीत जाओगी? कभी नहीं, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, अंडरस्टूड? नीति उसे गुस्से में घूरते हुए खाना चबा रही थी। जैसे ही उसके मुंह का खाना फिनिश हुआ और वो कुछ बोलने को हुई तभी अब्राम ने उसके मुंह में फिर से खाना भरते हुए कहा, खाते टाइम बात नहीं करते, पहले खाना खाओ, जो भी कहना है खाने के बाद कहना। अब्राम नीति के साथ सेम स्टेप को फॉलो कर रही थी। जैसे ही नीति कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती अब्राम उसके मुंह में खाना भर देता, जैसे नीति के मुंह की बात उसके मुंह में ही रह जाती और उसका मुंह खाने में से भर जाता था। कुछ देर तक तो नीति उसे घूरते हुए चुपचाप खाती रही पर जब उसका पेट भर गया इसके बाद भी अब्राम उसके लगातार खिलाता रहा। नीति ने जल्दी से अपना मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया और न में सिर हिलाते हुए उसे और खिलाने से मना करने लगी। उसे सिर हिलाते देखकर अब्राम ने कहा, टटल ये क्या कर रही हो? अपने मुंह पर से ये हाथ हटाओ। नीति ने जल्दी जल्दी अपने मुंह का खाना फिनिश किया और गहरी सांस लेकर बोली, बस अब हम और नहीं खा सकते, हमारा पेट भर गया। उसकी बात सुनकर अब्राम ने प्लेट की तरफ देखा। प्लेट में अभी भी काफ़ी सारा खाना बचा हुआ था। ये देखकर अब्राम ने उससे कहा, तुमने खाना खाया ही कहाँ? अभी तो बहुत सारा खाना बचा हुआ है, चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। नीति जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं प्लीज़, हम और नहीं खा सकते। अगर अब हमने थोड़ा सा भी खाया तो हमारा पेट फट जाएगा, हम मर जाएंगे। सोचिए ज़रा, अगर हम मर गए तो आपको सुलाएगा कौन? उसकी बात सुनने के बाद अब्राम का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार से मार ले। आखिर ये लड़की और कितनी बार उसे सोने का ताना देती रहेगी। उसने घूर कर नीति को देखा और उससे कहा, ऐसे बहाने लाती कहाँ से हो तुम? मैं जब भी कुछ कहता हूँ तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना रेडी रहता है। नीति सिर झुकाते हुए उससे नजरें चुरा कर बोली, हम बहाने थोड़ी ना बनाते हैं, हम तो सच कहते हैं। अब्राम ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा सच की देवी, अब ये प्लेट उठाइए और ये किचन में रख दीजिए। नीति ने उसके हाथ से प्लेट ली और उसकी गोद में ही बैठे बैठे टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। अब्राम उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। जाने क्यों वो नीति को पानी पीते देखकर दिलकशी से मुस्कुराया दिया। नीति ने पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा और उठने लगी पर
तभी अब्रम ने उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए उसे वापस से अपनी गोद में बिठा लिया। ये होते हुए ही नीति ने उसे सवालिया नजर से देखा। वही अब्रम की नजरें उसके होठों के पास ठहरने पानी की बूंद पर थी। नीति उसके इरादों से अनजान उसे अभी भी असमंजस से देख रही थी। तभी अब्रम ने आगे बढ़कर पानी की उस बूंद को अपने होठों से छू लिया। अचानक से अब्रम का उसके इतने नजदीक आ जाना नीति को हैरान कर रहा था। उसका दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा था मानो उसके सीने से बाहर कर ही मानेगा। नीति एक मूरत की तरह उसकी बाहों में बैठी हुई थी। वही अब्रम ने पानी की बूंद को अपने होठों में कैद कर उससे दूर हुआ और उसकी हैरान नजरों को देखते हुए उसने कहा, मुझे ऐसे मत देखो वरना बहुत कुछ हो सकता है। ये सुनते ही नीति अपने होश में आई और जल्दी से उसके गोद से उठकर खड़ी हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए प्लेट उठाई और उसे एक नज़र देखकर तेजी से बाहर चली गई। वही उसे जाते देखकर अब्रम धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर वो भी उठकर स्टडी रूम में चला गया। टाइगर और जगुआर दोनों पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। अब्रम के आते ही टाइगर ने उसके सामने अपनी बात रखते हुए कहा, बीस्ट, जैसे कि मुझे जगुआर ने बताया उससे तो वो यही लग रहा है रेड मारना सिर्फ एक बहाना था। वो असल में ब्लैकी के लिए आए हुए थे। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, आई नो। तो उसकी बात सुनकर टाइगर और जगुआर दोनों ही हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जगुआर ने अब्रम की तरफ देखते हुए कहा, बिस्ट, आपको इस बारे में कैसे पता? अब्रम ने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया और फिर दोनों को देखते हुए उसने कहा, इस रेड के पीछे ओम रावत का हाथ है। वो अपने बेटे का हमसे बदला लेना चाहता है। इस पर टाइगर ने कहा, पर उसे पता कैसे चला? अब्रम तीसरा मुस्कुराते हुए कहा, अतीश खन्ना ओम रावत को हमारे बारे में बताने वाला अतीश खन्ना है। जैसे ही अब्रम ने ये कहा, जगुआर सोचते हुए बोला, इसका मतलब उसका बॉडीगार्ड रुस्तम इसलिए हमारे जिला पर नजर रखता रहा है। तो उसके बात पर अब्रम ने फिर से सर हिला दिया। तभी टाइगर ने गुस्से में कहा, बिस्ट, इस अतीश का जल्द से कुछ करना होगा। ये तो नहा धोकर हमारे पीछे पड़ा है बार बार हमसे हमारे हारने के बाद भी, इसलिए अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। उसका साथ देते हुए जगुआर ने भी कहा, बिस्ट, क्यों न उसे सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दोनों की बात सुनकर अब्रम ने कहा, अतीश की औकात मिट्टी के ढेले जितनी है पर उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। मुझे उसे नहीं उसकी जड़ों को काटना है, वो खुद बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। अब्रम की पहली नुमा बात सुनकर टाइगर और जगुआर दोनों ही गहरी सोच में डूब गए। अब्रम ने जगुआर की तरफ देखते हुए, ब्लैकी कैसा है अब? उसकी बात सुनकर जगुआर अपने सेंस में आते हुए बोला, बिस्ट, वो ठीक है और अपने रूम में है। अब्रम ने सिर हिलाया और उठकर जाने लगा। फिर टाइगर और जगुआर दोनों के पास रुककर उसने कहा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बाद मुझे वो आदमी और चैन दोनों भी ही मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। ये कहकर अब्रम स्टडी रूम में चला गया। वहीं उसके जाने के बाद टाइगर और जगुआर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वहीं पड़े सोफे पर दोनों बैठ गए। टाइगर ने जगुआर से पूछा, तुझे कुछ पता चला? तो उसकी बात पर टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे आदमी भी उसे ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है उस चैन चोर को हम कहाँ ढूंढें। जगुआर बोला, तू जानता है ना बिस्ट के लिए वो चैन कितना मायने रखता है? टाइगर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ, इसलिए हैरान हूँ। बिस्ट अभी तक शांत क्यों हो? वो चैन सिर्फ में चैन ही नहीं, यादों का भंवर है। तो वो बिस्ट के दिल के बहुत पास थी। कहीं में वो चैन नहीं मिली तो बिस्ट के दिल में उनकी यादें मिट जाएगी। इस बात पर जगुआर ने उसे देखते हुए कहा, पता नहीं, पर बिस्ट को शांत देखकर भी हैरान हूँ। जानता हूँ वो चैन बिस्ट के लिए क्या मायने रखती है, पर वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं भूल सकते हैं। दोनों बात करते हुए सोच ही रहे थे, कहीं किचन में नीति भी काउंटर से सट से कर खड़ी हो सोच रही थी। उसने धीरे से हाथ उठाया और अपने होठों को निचले हिस्से को छूते हुए अब्रम के एहसास को याद करने लगी। उसकी छुअन को महसूस कर नीति का शरीर अंदर से तक कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और काउंटर को कसकर पकड़ लिया। फिर मुंह बनाकर खुद से बोली, क्या मुसीबत है? ये बागड़ बिल्ला क्यों हमारे इतने करीब आ जाता है? हमें आज तक इस तरह से किसी ने नहीं छुआ, इस तरह से वो बागड़ बिल्ला हमें छूता है। अब क्या करें हम? उनके रहते हुए
हमें रूम में जाने में भी डर लगता है। यहाँ पर भी तो नहीं सोच सकती, कितनी ठंड है, सुबह तक तो हम बर्फ ही हो जाएंगे। ये कहते हुए उसने एक हाथ से अपना सिर पीट लिया और सिर हिलाते हुए आगे बोली, है भगवान जी, आपने तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। हम आप जहाँ से भी जाएंगे सामने से बागड़ बिल्ला ही खड़ा पाएंगे। ये कहते हुए उसने मुंह लटका लिया और फिर बेमन से धीमे धीमे कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसने बाहर से ही रूम के अंदर झांकते हुए अब्रम को ढूंढा तो वो उसे रूम में कहीं नहीं दिखा। उसे रूम में न देखकर उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्द से अंदर जाकर सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोली, इससे पहले बागड़ बिल्ला आ जाएगा, हम सो जाते हैं। ये बोलकर वो बेड पर कूद गई और पैर से सिर तक खुद को ब्लैंकेट से ढक कर सो गई। वहीं अब्रम ब्लैकी के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक टक देख रहा था। ब्लैकी भी अब्रम की नज़र मिलाई उसे देखी जा रहा था। तभी अब्रम ने उससे कहा, डोंट वरी, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम यही रहोगे हमेशा मेरे पास। ब्लैकी ने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे अब्रम की बात समझ में आ रही हो। उसे रिएक्ट करते हुए अब्रम होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया। जहाँ एक तरफ अब्रम के होठों पर हंसी थी तो दूसरी ओर तरफ आतिश खन्ना के चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था और वो बार बार वाइन की सिप ले रहा था। अब्रम ने बिल्ला में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में ओम रावत ने आतिश को बता दिया था। एक बार फिर उसका वार उल्टा पड़ गया, इसलिए आतिश गुस्से में ड्रिंक कर रहा था। समर्थ जो उसके सामने खड़ा था वो उसे ओवर ड्रिंक करते देखकर बोला, सर प्लीज स्टॉप इट, आपने बहुत ही पी ली, अब रुक जाइए सर। आतिश ने उसे देखा और तीसरा मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाऊं? क्यों रुक जाऊं? मैं कुछ भी करता हूं तो उसकी खबर बिष्ट को कैसे लग जाती है? आखिर वो हर बार मेरे बिछाए जाल से निकल क्यों जाता है? आतिश के सवालों का सामर्थ के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ा उसकी बात सुन रहा था। वही आतिश ने अपनी बात को सारे रखते हुए कहा, आगे उसे मुझसे बचने के लिए बार बार अपने लक की जरूरत पड़ी और मुझे सिर्फ एक मौके की। ये बोलते हुए उसने सामर्थ की तरफ देखते हुए आगे कहा, मुझे पता है आजकल बिष्ट सोशल वर्क कर रहा है। उसने ओम रावत के बेटे को इसलिए किडनैप करके टॉर्चर किया क्योंकि वो कॉलेज में रैगिंग करता था। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं उसकी बात पर समर्थ ने सोचते हुए मन ही मन खुद से कहा, बिष्ट का कॉलेज से स्टूडेंट ओम रावत के बेटे से क्या लेन देन है? अब से पहले तो बिष्ट का ध्यान कभी इस और नहीं गया, फिर अब क्यों? खुद से सवाल करते हुए सामर्थ के मन में एक नाम आया और उसने सोचते हुए कहा, कहीं इन सब की वजह तुम तो नहीं हो? कहीं ये सब बिष्ट ने तुम्हारी वजह से तो नहीं किया है? मुझे इस बारे में पता करना होगा। वही दूसरी तरफ बिल्ला में अब्रम जब अपने रूम में आया तो उसने नीति को सोते देखकर सिर हिलाते हुए कहा, टटल तुम नहीं सुधरोगी। अब्रम खुद से ही बात करते हुए बेड के पास गया, तुम्हें क्या लगता है टटल तुम ये सब करके मुझसे बच जाओगी? ये बोलते हुए अब्रम होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और बेड पर आकर उसे ब्लैंकेट के ऊपर से ही अपनी बाहों में भरते हुए कहा, गुड नाइट टाटा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वही अब्रम जो सोने की कोशिश कर रहा था वो उसकी बात सुनकर मन में बोली, अरे कहाँ का गुड नाइट, पता नहीं ये बागड़ बिल्ला को कौन सी बीमारी है जो हमें पकड़ कर ही इन्हें नींद आती है। नीति डर से हिल भी नहीं रही थी, वो वैसे ही खामोश से उसकी बाहों में पड़ी रही। अब्रम को एहसास था कि वो जाग रही है, इसलिए उसने नीति को और कसकर पकड़ लिया। क्या समर्थ को पता चल जाएगा नीति के बारे में? क्या टाइगर और जगुआर दोनों मिलकर माया का सच अब्रम के सामने ला पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।